वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विथ हितेश। इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स डिस्कशन के बारे में। कंप्लीट गाइड यहाँ पे देने वाला हूँ। बाइनेंस पे करो, इंडियन एक्सचेंज पे करो, क्रिप्टो एयर ड्रॉप का टैक्सेशन, P2P टैक्सेशन, हर एक गाइड मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखना अच्छे से। यहाँ पे वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज सभी गाइड में मतलब जितने सारे क्रिप्टो में टैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है ना, हमें फिल करना है टैक्स, ITR कौन सा फाइल करना है, हम ITR के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितने पे टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है, हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं अपने एयर ड्रॉप का। मतलब जो हम 1,00,000-2,00,000 अर्निंग करते हैं एयर ड्रॉप से, वो हम अगर ITR फाइल भी करना है तो हमारा यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, वो कैसे करना, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। बिकॉज टैक्सेशन में सबसे पहले आपको समझना है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैंने FY लिखा है, FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एज फॉर एग्जाम्पल अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 2025-2026 चल रहा है। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च, आप अगर अच्छे से यहाँ पे देखो तो 31 मार्च तक आपका 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, समझ गए ना, ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चल रहा है अभी। तो इसका जो टैक्सेशन आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका जो टैक्सेशन आएगा नेक्स्ट ईयर 31 जुलाई से पहले पहले आपको फाइल करने होंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब 2026 में। ये आप समझ लेना। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं साथ साथ 2026 में। ठीक है, अगर इसी का अगर हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसी का अगर हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर देखते हैं यहाँ पे, तो असेसमेंट ईयर ना 1 साल आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एंड हमेशा जो क्रिप्टो फाइलिंग होता है ना वो असेसमेंट ईयर के हिसाब से होता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं होता। ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर में होता है। टैक्स फाइल करते हैं हम असेसमेंट ईयर है, मतलब 1 साल बढ़ जाता है यहाँ पे असेसमेंट ईयर अगर देखा जाए तो। अभी का जो असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 चल रहा है, एंड जब हम फाइल टैक्सिंग करेंगे तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26-27। ठीक है, तो हमें इसका तो करना नहीं है, इसका तो देखेंगे अगले साल। हमें अभी जो डिस्कशन करना है 24 और 25, मतलब पिछले साल का टैक्स का। ठीक है, यहाँ पे तो इसका अगर लास्ट देखा जाए तो अभी मैंने लिख भी रखा 15 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद दिसंबर तक आप 200 से 300 रुपये फाइन दे के आप ITR फाइल कर सकते हो। लेकिन 15 सितंबर तक अगर आप करते हो फाइल तो आपका कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। जो टैक्स तो बनता नहीं है, 12 लाख का तो अर्निंग हम लोगों का होगा नहीं उतना, तो जीरो टैक्स ही बनेगा। लेकिन ITR में कोई पैसा लगेगा नहीं, लेट फीस यहाँ पे। लेकिन अगर आप 15 सितंबर के बाद यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास दिसंबर तक का टाइम होता है, उसमें 200 से 500 रुपये आपका लेट फाइन लगता है, टैक्स नहीं लगता है, लेट फाइन यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो अभी का जो असेसमेंट ईयर है हमारा यहाँ पे 25-26 है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मैंने बता दिया। 24-25 का हम देखेंगे, बात करेंगे। असेसमेंट ईयर आपका 25-26 का यहाँ पे हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया ना फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। एक अप्रैल से शुरू होता है किसी भी ईयर में और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये समझ लो। यहाँ पे 1 अप्रैल से कोई भी फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर शुरू होता है, 31 मार्च तक जाके वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये न्यू ईयर है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। जो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर आता है वो अलग ईयर होता है, वो साल का ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 15 सितंबर तक है विदाउट लेट फीस, एंड दिसंबर में करोगे तो 500 से 1000 भी लग सकता है यहाँ पे लेट फाइन यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं A5 का मतलब पता है क्या होता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता होगा। RBI का डिपार्टमेंट, रेल का डिपार्टमेंट, ज़मीन का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट, शिक्षा का, डिफेंस का। वैसे ही एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है और पैसे के लेन देन का डिपार्टमेंट, जिसको A5 बोलते हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी, विदेशी वेबसाइट, विदेशी एप्लीकेशन इंडिया में रन करना चाहे, अपना बिजनेस रन करना चाहें, वो भी मनी मतलब ट्रांजेक्शन का हो, पैसे का लेन देन का हो, तो उसको लीगल तरीके से अगर करना है तो आपको A5 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? बिकॉज जो भी इलीगल ट्रांजेक्शन होते हैं वो A5 को ये लोग सेंड कर देते हैं। A5 के पास एक्सेस भी होता है, से इनसे वो मांग सकता है। यहाँ पे अगर आपके पैन कार्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ पे लेन देन हो तो समझते हो ना, टेररिज्म एक होता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसलिए जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेता है लीगल तरीके से।
तो उसमें A5 में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है बाइनेंस का, KuCoin का, बाइबिट का। अब आते हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे CoinDesk है, कॉइन स्विच है, मुद्रेक्स है, वजीरेक्स है। यहाँ पे ये भी इंडिया का है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही ना है यहाँ पे। उसके बाद आता है नॉन A5, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, उसको इंडियन ने बैन करके रखा है। इंडियन गवर्नमेंट ने MXC बैन है इंडिया में, बिटगेट बैन है, और ये जो बिंगेक्स, ब्लोफिन, बिटयूनिक्स, विक्स है ना, ये बैन नहीं है, बिकॉज सरकार इसके बारे में जानता ही नहीं है। ये छोटे छोटे एक्सचेंज है यहाँ पे, इसमें ना KYC आपका नहीं लगता है, मतलब लगता है ना सिर्फ आधार नंबर लगता है, पैन कार्ड नहीं लगता है। जब तक जहाँ पैन कार्ड नहीं लगे, जहाँ TDS नहीं करते ना, वहाँ पे हमें टैक्स भरने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। P2 पे भी टैक्सेशन होता है, एयरड्रॉप पे भी टैक्सेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं A5 में अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा। A5 में हम दो तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। एक तो हम वहाँ पे कोई सामान स्पॉट में खरीद के 5-6 महीने बाद सेल कर लेते हैं प्रॉफिट में, तो उस पर आपका 30% का टैक्सेशन आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 30% का टैक्सेशन लीगल तरीका से आपके यहाँ पे लग जाएगा। एंड अगर एयर ड्रॉप का भी अर्निंग करते हैं, वो कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट है, तो वहाँ पे जाके भी सेल करते हैं, फिर भी हमें यहाँ पे 30% का टैक्सेशन देना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन मेरा सजेशन है कि 50,000 के अगर नीचे है तो कोई टैक्स आपका यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचना ही मत, ITR फाइल ही मत करो, नो फाइल ITR, ठीक है, छोड़ दो, टेंशन ही छोड़ दो। लेकिन अगर उससे ऊपर है, आपका प्रॉफिट है 50,000 से ऊपर, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 है, तो भाई आपको CA से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बहुत लोग बाइनेंस के ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाके टैक्स निकाल लेते हैं, वैसे नहीं होता। इनके निकालने के लिए ना क्वाइनली एप्लीकेशन आता है, क्वाइनली ऐप एक आता है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाने के लिए। यहाँ पे ये सेम आप इंडियन एक्सचेंज का भी इसमें क्वाइनली ऐप में आप लोग यूज कर सकते हैं। क्वाइनली ऐप में पता है क्या करना होता है, जितने भी एक्सचेंज होते हैं उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या API, ये दोनों का, इस सब का API आप जाके यहाँ पे सबमिट करोगे ना, तो आपका सारा जितने भी फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे सारा आपका ट्रांजेक्शन, एक एक छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन आपका क्वाइनली ऐप या क्वाइनली है, क्वाइनेक्स है, क्वाइनली है, कुछ ऐसे ही यहाँ पे क्वाइनली है आई थिंक मेरे पास यहाँ पे। मैं भी देखता हूँ कभी कभी, क्वाइनली ऐप मैंने यूज़ किया, उतना यूज मैंने नहीं किया, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन मत लो यहाँ पे, ठीक है। CA से कॉन्टैक्ट कर लो, CA के पास ऐप होता है, जितना सब्सक्रिप्शन लेने में पैसा लगेगा ना, उतना CA आपका उतना में ही आपका टैक्स फाइल आपके यहाँ पे कर देगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1,00,000 2,00,000 का आपका प्रॉफिट है यहाँ पे, तो आपको टैक्स फाइल करना चाहिए यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। 30% आपको देना पड़ेगा। इंडियन एक्सचेंज है तो इसमें तो आपका अपने आप TDS यहाँ पे कट ही जाता है यहाँ पे, एंड TDS कट रहा है तो टैक्स फाइल तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 50,000 के नीचे है तो इसको भी आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो। 50,000 के अंदर है तो इसको आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगा स्किप कर दो, ठीक है। नो ITR फाइलिंग, ठीक है, कुछ भी मत करो यहाँ पे, आपको कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ऊपर का है तो आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है यहाँ पे, ये सारे पैन कार्ड के अंदर यहाँ पे आता है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपका 2-3 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है, जैसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, आपको याद हो जाएगा, मोर देन 2 to 3 लाख से ज़्यादा का है ना प्रॉफिट या ट्रांजेक्शन, तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा आपके CA के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो CA से करवा लो, बिकॉज मैं भी करवा सकता हूँ ITR फाइलिंग वेबसाइट पे जाके, गूगल की वेबसाइट पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा क्वाइनली का, वहाँ पे जाके आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना प्रीमियम में पैसा लगेगा 500, 1000, 1500, उतने में तो CA आपका पूरा कंप्लीट फाइलिंग कर देगा, आपको समझा भी देगा, तो CA से कॉन्टैक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं नॉन A5 पे। मेरा फिर से सजेशन है, इंडियन एक्सचेंज और A5 एक्सचेंज तो यूज ही मत करो यहाँ पे, ठीक है। एंड वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम आपको सबसे सेफेस्ट तरीका, मतलब अपना डॉलर को, अपने जितने भी पुराने जितने भी क्रिप्टो करेंसी उसको होल्ड करने का, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता, मैं आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नॉन A5 पे। नॉन A5 पे आप चाहें तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 5 लाख से ज़्यादा मत करना, बिकॉज ये लोग कभी भी बैन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा यहाँ पे मत करना। 2-3 हज़ार डॉलर है तो इस पर कर सकते हो आप लोग, इसका कोई टैक्सेशन आपका यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पैन कार्ड हम लोगों ने नहीं दिया है, यहाँ पे TDS नहीं करता है, तो हमारा टैक्स भी यहाँ पे नहीं बनता। जितने भी एयर ड्रॉप के होते हैं ना पेमेंट, हम लोग नॉन A5 पे MXC, बिटगेट, बिंगेक्स पे ले जाके उसका एयर ड्रॉप का रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे सेल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड मतलब है, इसको आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, ITR भी फाइल आप इसको कर सकते हो, मतलब 0 टैक्स वाला यहाँ पे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, नीचे मैंने मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो इसमें 5 लाख इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। अगर आपके पास 10-15 लाख है तो उसके लिए मैं बता दूंगा लास्ट में, आपको एक हार्डवेयर वॉलेट खरीद लेना चाहिए, जो मतलब USB वाला वॉलेट होता है, लैपटॉप या मोबाइल में लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट जैसा होता है, लेकिन
वो वॉलेट आपके हाथ में फिजिकल वॉलेट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 5 लाख ठीक है यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे P2P का जो टैक्सेशन होता है, P2P पे लीगल तरीका से भी ना 30% का टैक्स यहाँ पे लगता है, लेकिन कोई 30% टैक्स यहाँ पे देता नहीं है, 30% टैक्स यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा बाइनेंस पे कभी भी P2P मत करना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको करना भी है तो बिटगेट पे कर सकते हैं, लेकिन आपको होता है रिस्क होता है ना, बैंक फ्रीज का यहाँ पे रिस्क होता है P2P में यहाँ पे। तो P2P अगर आपको करना है तो आप मेरे से यहाँ पे कर सकते हो, एज यू कैन सी P2P का सर्विस मेरे यहाँ अवेलेबल है, कोई बैंक फ्रीज आपका नहीं होगा, कोई टैक्स आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। तो P2P आप मेरे से कर सकते हैं, टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, आप मेरे से कर सकते हैं, आपको कोई टैक्सेशन यहाँ पे नहीं लगेगा अगर मेरे से P2P करते हैं तब। बिकॉज मेरे पास MSMI का सर्टिफिकेट भी है यहाँ पे, मैंने अपना बनवा के रखा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे। जैसे आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आओगे, P2P यहाँ पे सर्च करोगे तो मैंने यहाँ पे ये रहा, मैंने 10 दिन पहले एक CA से मैंने अपना बनवा लिया था यहाँ पे, रितेश डिजिटल सर्विस करके यहाँ पे। तो आपका टैक्सेशन की कोई टेंशन भी नहीं है, कोई पूछे तो आपको बता देना है, फ्रीलांसिंग करते हैं उसमें मेरा पैसा यहाँ पे आता है, ठीक है। अब आता है एयर ड्रॉप के टैक्सेशन पे। तो एयर ड्रॉप के अगर लीगल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट पे देखा जाए तो इस पर भी 30% टैक्स यहाँ पे लगता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, एयर ड्रॉप के जितने भी कॉइन आते हैं ना, उसको आप लोग नॉन A5 रजिस्ट्रेशन, जो जितने भी नॉन A5 रजिस्टर यहाँ पे एक्सचेंज है वहाँ पे जाके डिपॉजिट करो, उसको सेल करो USDT में। देन आप मेरे से मतलब अगर आपको होल्ड करना है तो कर भी सकते हो, अगर आपको INR में चाहिए तो आप मेरे से P2P यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एयर ड्रॉप का नॉर्मली यही फंदा है। अगर लीगल तरीका से अगर आप करते हो तो बाइनेंस पे जाके करते हो, तो मैंने बाइनेंस का पहले ही आपको बता दिया, अगर 2-3 लाख का है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 50,000 से नीचे आपको नहीं देना है बाइनेंस या बाइबिट या KuCoin कहीं भी यहाँ पे। तो एयर ड्रॉप के लिए सबसे मस्त है भाई, जितने भी एयर ड्रॉप के कॉइन आते हैं ना, आपका MXC, बिटगेट, बिंगेक्स, ये तीनों में से कहीं ना कहीं लिस्ट होना 100% तय है यहाँ पे। अगर वहाँ भी लिस्ट ना हो ना तो डेक्स होता है, डेक्स पे जाके आप लोग स्वैप कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन बाइनेंस और इंडियन एक्सचेंज का कभी भी यूज मत करना एयर ड्रॉप का मतलब रिसीव करने के लिए एयर ड्रॉप का कोई भी कॉइन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सपोज एज फॉर एग्जांपल एज बाइनेंस इंडियन एक्सचेंज का तो हम बात ही यहाँ पे नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं नॉन A5 पे। अब P2P से नहीं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सपोज 3-4 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है नॉन A5 एक्सचेंज पे यहाँ पे, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 3-4 लाख का, वो आपका 5-7 लाख रुपये आपका यहाँ पे हो गया। एंड आप चाहते हो कि मैं ITR फाइल करूँ, मतलब 30% टैक्स दे के नहीं, मतलब मैं बता दूं सरकार को कि हाँ मैंने अर्निंग किया है, लेकिन मैं उसको क्रिप्टो के थ्रू नहीं बताऊंगा, मैं उसको फ्रीलांसिंग के थ्रू बता दूंगा या कोई डिजिटल वर्क के थ्रू बता दूंगा। बिकॉज अगर आपके पास 5-6 लाख का डॉलर है, 5-6 हज़ार, तो आप कहीं ना कहीं तो बेचोगे। सपोज मेरे से ही अगर आप बेचते हो, जितने भी हो 2-3 लाख का कुछ भी हो, तो मैं आपको INR पे करूंगा यहाँ पे। तो मे भी क्वेश्चन खड़ा हो सकता है ना कि इतना पैसे कहाँ से आ रहा। तो अगर आप ITR फाइल कर देते हो ना तो कोई आपसे सवाल नहीं करता यहाँ पे। अगर ज़्यादा 5-6 लाख का है तो आप अगर ITR फाइल कर देते हो तो कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। ITR दिखा दोगे, वहाँ पे मेंशन रहता है कि हमने किसके रिगार्डिंग यहाँ पे फाइल किया है, हमने पैसे किसके रिगार्डिंग हमारे पास पैसे यहाँ पे आए, ठीक है। तो 5-6 लाख का है, 3-4-5 लाख का है, तो आप ITR फाइल यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको करना है तब। अगर आपको डर लग रहा है तो आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इलीगल तरीका बता रहा हूँ, मैं नॉन A5 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एयर ड्रॉप से भी सपोज अगर आपने 5-6 लाख रुपये अर्निंग किया, 2-3 मतलब 3-4, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर से सुन लेना, 1-2 लाख का है ना तो छोड़ ही दो, मतलब टैक्स का ITR का झंझट ही नहीं है 1-2 लाख में यहाँ पे, ठीक है, छोड़ो ही मत। 3-4-5 उससे ऊपर का है ना तब ITR के बारे में सोचना है यहाँ पे, उसके बाद मतलब उससे नीचे का सोचना ही मत। लेकिन वीडियो देख लो, आपको इन फ्यूचर समझ में भी आ जाएगा से कैसे कैसे इन फ्यूचर अगर हम कुछ करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना यहाँ पे हो सकता है। सो एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अगर आपने मतलब इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग किया है तो आपको ITR फाइल करना होगा, 3 लाख से ऊपर है तो। इलीगल तरीका से कोई आपको 30% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे आपको फाइल करना, किस बेसिस पे एंड कौन से प्रोफेशन में, कौन से सेक्टर में आपको फाइल यहाँ पे करना। अब आते हैं, सपोज आपने 3 लाख का एयर ड्रॉप से अर्निंग किया, 2 लाख के नीचे वाले का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उसको ITR फाइल करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 3 लाख के ऊपर अगर आपका है इनकम, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बना लिया यहाँ पे, तो उसको भी आप सेल आउट करोगे नॉन A5 रजिस्ट्रेशन पे, नॉन A5 रजिस्टर एक्सचेंज पे, उसको भी आप सेल आउट करोगे USDT। देन आप मेरे से P2P करोगे या कहीं भी P2P करोगे तो INR इनडायरेक्टली तो आपके बैंक में आएगा ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना से मेरे पास INR क्यों यहाँ पे आया है। तो आप बता नहीं सकते हो कि मैंने एयर ड्रॉप से अर्न किया, आपको उसको भी फ्रीलांसिंग में ही आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको भी ना फ्रीलांसिंग में दिखाना पड़ेगा। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है यहाँ पे। अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग में दिखाने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा
तरीका यहाँ पे देखना पड़ेगा इनकम टैक्स पे, कौन सा ITR हमें यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, उस पर कितने % का टैक्स लगता है, कितने पे टैक्स फ्री है यहाँ पे, एंड कैसे कैसे यहाँ पे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो 44 AD है, 44 AD है ना, इसको बोलते हैं प्रेजम्पटिव टैक्स फॉर प्रोफेशन। एंड प्रोफेशन का मतलब आप समझते हैं ना, प्रोफेशनल मतलब फ्रीलांसिंग, हम ऑनलाइन कुछ भी यहाँ पे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आपको समझा देता हूँ। फ्रीलांसर, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, कंसल्टेंट, IT ऑनलाइन सर्विस, सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। फ्रीलांसिंग में कोई सा भी काम आपका हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे फ्रीलांसिंग में क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो ना, रितेश एक बंदा है, वो मुझे टेलीग्राम पे कुछ काम देता है, मैं उसका काम कर देता हूँ, देन वो मुझे 2000-3000 रुपये ऐसे दे देता है ना, ये भी आप बोल सकते हो, एक तरीका भी बोलने का है। बिकॉज मेरे पास रजिस्टर डॉक्यूमेंट यहाँ पे है सर्विस का, यहाँ पे सर्विस का, तो आप मेरा नाम यूज कर सकते हो। पहली बात यहाँ पे आपका यह आ जाता है, ठीक है। डिजिटल सर्विस आप दे सकते हो, किसी ना किसी का एक्सेल का काम कर सकते हो। कंसल्टेंट, सपोज कोई बंदा है, उसको आपने कोई सलाह दिया, $5-10 वहाँ से मिल गया, ये भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड इसमें जो होता है ना, आपको मिनिमम 50% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, उससे कम आप नहीं दिखा सकते हो। आई मीन टू से, सपोज आपने 3 लाख एयर ड्रॉप से अर्निंग किया, या आपने नन FIU पे इन्वेस्ट करके आपने अर्निंग किया 3 लाख रुपए, तो अगर आपको नहीं दिखाना है कि नहीं हमको छुपाना है, हमने 3 लाख अर्निंग नहीं किया है हमने, अगर आपको छुपाना है तो आप 50% दिखा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, सपोज आपने 3 लाख अर्निंग किया मान के चलो, ठीक है, तो उसका एक टर्नओवर यहाँ पे होता है ऊपर, आपको जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज आपका टर्नओवर, आपने प्रॉफिट किया 3 लाख का यहाँ पे, तो टर्नओवर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टर्नओवर आपको लिखना है 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख आपको टर्नओवर लिखना पड़ेगा वहाँ पे। देन आप प्रॉफिट में जाके ना दिखा देना कि मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, झूठ मत बोलना। आप 50% भी दिखा सकते हो, 3.5 लाख का आपका टर्नओवर है यहाँ पे। 3.5 लाख मैंने पता है क्यों बोला, 3 लाख का आपका इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, 50,000 आप फीस वोस लेके मान सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क का ट्रांजेक्शन फीस, इसलिए मैंने 50,000 अलग से ऐड कर दिया। तो इसका आप 50% आपको कम से कम दिखाना पड़ेगा, मतलब 1.5 लाख आपको इनकम दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं से नहीं मैं 3 लाख दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने 3 लाख कमाया है, मैं लीगल तरीके से जाऊँगा, इसमें भी इलीगल में भी अगर आपको लीगल तरीके से जाना है तो आप 3 लाख दिखा सकते हो, अदरवाइज आप 1.5 लाख दिखा के भी बच सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आप AITR फाइल करते हो ना, तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट, मतलब 90% कोई डॉक्यूमेंट का कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे नो डॉक्स रिक्वायर, कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, कोई मतलब शेड्यूल, कोई ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट या क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट, कोई यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है, नो डॉक्स रिक्वायर। इसलिए मैं आपको यहाँ पे 4 ADA के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये फाइल आपका होता है यहाँ पे ITR 4 में, ठीक है, ITR 4 में यहाँ पे होता है नो डॉक्स रिक्वायर आपका यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ गया। कम से कम आपको 50% यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सपोज आपका टर्नओवर 3.5 लाख रुपए है, आपका इनकम यहाँ पे 3 लाख है, तो आप इसका 50% आप दिखा सकते हो 1.5 लाख, अदरवाइज आप 3 लाख भी दिखा सकते हो। उससे कम आप 1.5 लाख से कम नहीं दिखा सकते हो, मतलब 5 लाख अगर आपका टर्नओवर है तो आपको कम से कम 2.5 लाख दिखाना पड़ेगा, या आप 3 लाख भी दिखा सकते हो, 5 लाख भी दिखा सकते हो, 4 लाख भी दिखा सकते हो, लेकिन 2.5 लाख से नीचे आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक, ये काम आपका चल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एयर ड्रॉप से हमने 2 लाख का इनकम किया, हमारा 1 लाख का प्रॉफिट है, तो वो दिखाना आपके यहाँ पे कंपल्सरी, जैसे मैंने आपको बोला 50%। सपोज मैंने पहले आपको बताया, आपने 2 लाख का मतलब टर्नओवर जनरेट किया, तो आपको कम से कम अगर आपको दिखाना है प्रॉफिट बचाना भी है, तो आपको 1 लाख कम से कम दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको मतलब पूरा दिखाना है कि नहीं मैंने 1 लाख नहीं, मैंने 2 लाख कमाया तो हम 2 लाख ही दिखाएंगे, तो आप 2 लाख यहाँ पे दिखा सकते हो। लेकिन अगर वो चाहे तो पूरा 100% भी दिखा सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। पोर्टल पर जाके ITR 4 आपको सिलेक्ट करना, 44 ADA, एंड नेम ऑफ बिजनेस में आप डिजिटल सर्विस भी लिख सकते हैं, फ्रीलांसिंग सर्विस आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग डिजिटल सर्विस थ्रू Web3 एयर ड्रॉप्स। यहाँ पे एयर ड्रॉप लिखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अगर बैंक या IT डिपार्टमेंट पूछते हैं फ्रीलांसिंग में क्या करते हो, तो आपको और आपके टेलीग्राम वाले यूजर्स को जैसे लीगल साउंडिंग आंसर आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो। मैं डिजिटल फ्रीलांसिंग करता हूँ, ऑनलाइन प्रमोशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग, पार्टिसिपेशन विन, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, कभी कभी कंपनी या प्रोजेक्ट तो रिवार्ड देते हैं, एयर ड्रॉप इंसेंटिव भी दे देते हैं, जो मेरे फ्रीलांसिंग अर्निंग का पाथ है, ठीक है।
बैंक अगर पूछे तो बैंक को आप बोल सकते हो कि मैं डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हूँ, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन वर्क करता हूँ फ़ोन से, कोई एप्लीकेशन में कुछ लाइक रिट्वीट कर लेता हूँ, टेलीग्राम पे रितेश काम बताता है मैं वो काम कर लेता हूँ, या मतलब वेब प्रमोशन वर्क भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर आपको आईटी का काम आता है तो आप आईटी का भी दिखा सकते हैं, आईटी का भी पेमेंट यहाँ पे आता है फ्रीलांसिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर आईटी डिपार्टमेंट अगर आपसे कुछ बोले तो आप ये बोल सकते हो कि सर्विस नेचर, आप बोल सकते हो कि डिजिटल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन प्रमोशन में करता हूँ। पेमेंट मेथड मेरा कभी कभी आईएनआर में भी आता है यहाँ पे, अदरवाइज क्रिप्टो वाउचर में भी मेरा आ जाता है, जिसको मैं रितेश, जिसको मैं एक चैनल है क्रिप्टो विथ रितेश टेलीग्राम पे, उसको मैं सेल कर देता हूँ, वो मुझे आईएनआर यहाँ पे दे देता है। मैं सारा रिस्क अपने ऊपर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कभी मत बोलना है कि मैं क्रिप्टो से अर्निंग करता हूँ, अदरवाइज आपको 30% का वर्चुअल डिजिटल असेट पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो टर्नओवर ऑडिट सब प्रूफ मांगेंगे, इसलिए आपको क्रिप्टो में नहीं बताना है। यहाँ पे सबसे सेफ रहेगा आपका डिजिटल फ्रीलांसिंग, रिवार्ड इंसेंटिव होता है फ्रीलांसिंग से अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो, ठीक है। मतलब ऑनलाइन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप ऑनलाइन काम क्या करते हो, सिंपल और सेफ लाइन में अगर आपको बोलना होगा यहाँ पे, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन का फ्रीलांसिंग काम करता हूँ। देखो फ्रीलांसिंग में आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में मैंने इतना सारा आंसर दे दिया यहाँ पे। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैनेज करता हूँ किसी और का सोशल मीडिया। उसके बाद मैं क्लाइंट के लिए ऑनलाइन काम यहाँ पे करता हूँ, जिसमें क्लाइंट में आप लोग मेरा नाम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आई कैन बी योर क्लाइंट, मैं आपका क्लाइंट यहाँ पे बन सकता हूँ, ठीक है। 4 सबसे मस्त मुझे लगा यहाँ पे, 4 वाला यहाँ पे, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना फ्रीलांसिंग का आपका यहाँ पे अंदर में आता है। तो ये इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे या कहीं भी, आपको इससे बेहतर आपको यहाँ पे कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ पे 20-22 मिनट का यहाँ पे। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए ये जो ITR कैसे फॉर्म फाइल करना है, जो ITR का मैंने आपको बताया 44 ADA कैसे आपको फाइल करना है, मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे या टेलीग्राम पे यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में आके बोलोगे से भाई ITR फाइल करने का तरीका बता दो कैसे फाइल करना, मैं वीडियो आपको कल बना के बता दूंगा कैसे आपको फाइल करना। अभी वीडियो बहुत लंबा यहाँ पे हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से देख लो आपका अर्निंग कितना है, आपको ITR फाइल करना है कि नहीं करना है, आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट फिर से करूँगा 2 लाख के नीचे है तो ITR फाइल मत करना। 24-25 में, 24 मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं फिर से आपको बता दूँ यहाँ पे लिख के, मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के ट्रांजैक्शन का, ठीक है। इस पे अगर आपको लगता है कि मैंने 2-3 लाख से ज़्यादा अर्निंग किया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख मैंने ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है, INR मेरे बैंक में आया है, समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, INR मेरे बैंक में आया है, तब आप टैक्स फाइल कर सकते हो, इससे बच सकते हो आप एवल ITR फाइल करके यहाँ पे, ठीक है। वो भी नॉन FIU पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका अप्लीकेबल है नॉन FIU पे, जैसे MXC बिटगेट बिंगेक्स हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको फाइल करना है तो बता दो, मैं कमेंट या टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में या पर्सनल मैसेज भी करके बता दो, मैं आपको कल वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फाइल करना है लीगल तरीका से, ठीक है।